हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आप बात करेंगे मध्यकालीन इतिहास में खिलजी वंश, तुगलक वंश और लोदी वंश की चर्चा करेंगे। और जो है ये हिस्ट्री का ये आपका 10वां क्लास होगा। प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। चलिए दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे खिलजी वंश के बारे में। तो खिलजी वंश का पहले संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी 1290 ईस्वी में। तो जलालुद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक खिलजी वंश की स्थापना माना जाता है। और इसके बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी को अमीर तुजुक का पद जो है कि जलालुद्दीन खिलजी ने ही दिया। और जलालुद्दीन खिलजी अपने पुत्री का विवाह अलाउद्दीन खिलजी से किया। और जलालुद्दीन खिलजी उदार आदर्श जो है कि यानी उदार निरंकुशवाद माना जाता है इसे। और इसके अगला शासक है अलाउद्दीन खिलजी। तो ये अलाउद्दीन खिलजी की हम बात करें तो ये प्रथम सुल्तान इसे माना जाता है। और इन्होंने भूमि की पैमाइश कराकर लगन वसूली, ये अलाउद्दीन खिलजी ने। और परंपरागत लगान अधिकारियों यानी कि लगन वसूल करने का अधिकार छीना सभी से। और सारे विशेषाधिकार समाप्त किया इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने। और इनकी भूमि से भी कर लेना प्रारंभ कर दिया। और इसी क्रम में अगला पॉइंट है आपका उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीना जिन्हें वो मिल्क यानी मिल्क किसे कहते हैं तो राज्य द्वारा प्राप्त संपत्ति, इनाम, इदरात यानी पेंशन, और इसे मिल्क कहा जाता है। तथा वक्फ इसे धर्मार्थ प्राप्त हुई भूमि यानी कि जो धर्म से प्राप्त हुई थी भूमि आदि के रूप में प्राप्त थी, उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीना इन्होंने। और इसके परिणाम स्वरूप जो है खालिसा भूमि में वृद्धि किया इसने अलाउद्दीन खिलजी ने। तो चलिए और आगे देखते हैं हम। अलाउद्दीन खिलजी की हम बात करें तो बाजार नियंत्रण, मूल्य नियंत्रण की बात करें तो ये मलिक काबुल, ये शहना ऑब्लिक बाजार को शहना कहा जाता था, तो बाजार का अधीक्षक बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने इसे मलिक काबुल को। और समस्त व्यापारियों का नियंत्रण इसी के पास दिया था मलिक काबुल को। और सफलता के लिए कुशल कर्मचारी नियुक्त किया था मलिक काबुल को। और अगला पॉइंट है आपका घरी कर, यानी घर एवं झोपड़ी पर जो लगने वाला कर था उसे घरी कर कहते हैं। और चराई कर किसे कहते हैं, दुधारू पशुओं पर लगने वाला कर को चराई कर कहते हैं। और रामचंद्र देव, ये देवगिरी के शासक थे रामचंद्र देव। और मलिक काफूर से पराजित हुए थे ये। और अगला पॉइंट है आपका रायन की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसे दिया गया था। और मलिक मोहम्मद जैसी, ये जो है पद्मावत की रचना किए थे मलिक मोहम्मद जैसी जी। और पद्मिनी यानी कि राजा की मृत्यु के पश्चात जौहर इसे पद्मिनी क्या कहा जाता था। और अलाउद्दीन खिलजी की हम और बात करें तो धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया अलाउद्दीन खिलजी ने। और उलेमा वर्ग के प्रभाव से मुक्त हुआ। और उपाधि इसने कौन कौन सी धारण की थी तो सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की थी। और अगला पॉइंट है जफर खां, ये प्रसिद्ध सेनापति थे। मंगोलों के विरुद्ध जो है कि लड़ते हुए जफर खां की मृत्यु हो गई थी। और दीवाने ए मुस्तखाराज इन्हें की स्थापना हुई थी। ये इसका मुख्य उद्देश्य क्या था तो एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना। और आगे देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी में अगला पॉइंट है आपका भूमि की पैमाइश के आधार पर लगान वसूली इसके द्वारा की गई थी। और उपज का 50% भूमि कर खराज। और अगला पॉइंट है भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित करने वाला ये भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था। और मलिक काफूर की हम बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी की गुजरात विजय के दौरान प्राप्त हुई थी। और अगला अन्य नाम इसका मलिक काफूर का हजार दिनारी इसका अन्य नाम है। और इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के 4 अध्यादेश हैं। प्रथम की हम बात करें तो उपहार, पेंशन, दान में प्रदत्त भूमि संबंधित व्यक्तियों से वापस लिया इन्होंने। और सरकारी अधिकारियों को सभी व्यक्तियों से अधिक से अधिक कर लेने का आदेश दिया इसने। और द्वितीय अध्यादेश की बात करें तो गुप्तचर विभाग का संगठन इसने किया। और तृतीय अध्यादेश की बात करें तो मादक द्रव्य यानी कि शराब, भांग आदि के प्रयोग तथा जुआ खेलने पर इन्होंने पाबंदी करवा दी अलाउद्दीन खिलजी ने।
और इसका अगला अध्यादेश की बात करें हम तो चौथा, ये सरदारों एवं अमीरों की दावतों विवाह संबंध पर प्रतिबंध लगा दिया इसने। चलिए इसी क्रम में हम आगे देखते हैं। तो इसका अगला शासक है मुबारक खिलजी। ये जो है 1316 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक इसकी चर्चा है। ये स्वयं को खलीफा घोषित किया। वाह, मुबारक खिलजी जो है स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था। और इसने उपाधियाँ कौन कौन सी धारण की थी तो अल इमाम की उपाधि, उल इमाम की उपाधि और खिलाफत उल हा की उपाधि धारण की थी मुबारक खिलजी ने। और इसके अगला शासक की बात करें तो नसरुद्दीन खुसरवा शाह। ये जो है इसका शासनकाल इसका था 15 अप्रैल 15 अप्रैल से और ये 7 सितंबर 1320। और ये खुतबा अपने नाम का खुतबा और धर्मतरी, ये जो है हिंदू से मुसलमान यानी कि धर्म में परिवर्तन हुआ था इसके, हिंदू से मुसलमान बना था। और इस्लाम खतरे में, और जो है इसे हिंदू से मुसलमान ये जो है कि धर्मांतरित हुआ था। इसके द्वारा विरोधियों द्वारा दिया गया नारा था कि इसे कहते थे लोग कि इस्लाम खतरे में है और इस्लाम का शत्रु इसे कहते थे। और इसी के आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है महत्वपूर्ण तथ्य कुछ है आपको बताते हैं। ये 1306 में ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली सल्तनत एवं मंगोलों के बीच सीमा थी। तो कौन सी सीमा थी, कौन नदी थी तो रावी नदी की सीमा थी। और जलालुद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था। तो कब करवाया था, अपुड़ कहाँ कराया था तो अपुड़ किलोखरी यानी कि किलूगढ़ी महल में कराया था। और आगे अगला पॉइंट है आपका किलूखरी यानी किलूगढ़ी के महल का निर्माता कौन था तो कैकूबाद था। और अगला पॉइंट है गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा। किसने कहा तो बलबन ने कहा। और बलबन के काल यानी कि 1279 ईस्वी में बंगाल में हुए एकमात्र विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो किसने किया था, तुगरिल खां यानी कि बंगाल का सूबेदार ने किया था। और अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति जाफ़र खां की मृत्यु कब हुई तो मंगोल से लड़ते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी जाफ़र खान की। और इसी अगला पॉइंट है आपका सुलेमान और रानी साहिबा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया है। किसने किया है अपने ग्रंथ में तो अमीर खुसरो ने किया है। और इसी के क्रम में आगे अगला पॉइंट है आपका भूमि कर को उत्पादन के 50% तक निर्धारित करने वाले सुल्तान थे अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए इसी क्रम में हम आगे देखते हैं। गोल गुंबज की बात करेंगे तो बीजापुर के मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा यहाँ पे गोल गुंबज में स्थित है। और भारत के विशालतम ऐतिहासिक भवनों में शामिल है ये गोल गुंबज। और विश्व के विशालतम गुंबजों में से एक इसे माना जाता है। और ब्रह्म भाग जो है प्याले की भांति इसे बनाई गई है। और प्रत्येक कोनों पर कंगूरों की व्यवस्था की गई है यहाँ पे। और आगे देखते हैं तो आपका इसी क्रम में आपका ये खिलजी वंश समाप्त होता है। और हम बात करेंगे इसके अगला वंश की। तो ये खिलजी वंश के बाद आता है आपका तुगलक वंश। तो तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक हैं। और इनके परिचय बताते हैं इनका हम। तो तुगलक वंश का संस्थापक एवं प्रथम शासक इन्हें कहा जाता था गयासुद्दीन तुगलक को। अलाउद्दीन का सेनापति ये थे गयासुद्दीन तुगलक। और अन्य नाम इनका क्या था तो गाजी मलिक अन्य नाम इनका था। और माता इनकी गयासुद्दीन की तुगलक की माता का नाम जो है हिंदू जाट और पिता करौन तुर्क थे ये। और बलबन का दास थे जो इनके पिता थे। और दीपालपुर का राज्यपाल नियुक्त अलाउद्दीन के समय जो है इन्हें गयासुद्दीन तुगलक को दीपालपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। और सैन्य कार्य की हम बात करें तो मंगोलों को भारत से भगाया इसने गयासुद्दीन तुगलक ने। और मलिक उल गाजी की उपाधि धारण की। और अगला पॉइंट है खुसरो शाह से दिल्ली छीना इन्होंने। और 1320 ईस्वी में सुल्तान बना। और अन्य नाम इसका गाजी बेग तुगलक यानी कि गाजी तुगलक। और राजस्व प्रशासन की बात करें हम तो लगान यानी कि उपज का 1/5 से 1/3 भाग ये लगान लेता था। और अकाल के समय जो है भूमि कर माफ़ कर दिया था इन्होंने। और राजस्व वसूली में सरकारी कर्मचारियों को हिस्से की जगह कर मुक्त जागीरें प्रदान कराई थी इसने। और नस्ल एवं बटाई प्रथा का प्रचलन भी इन्होंने कराया था। और आगे चलते हैं। इब्न बतूता की बात करेंगे हम तो मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री है ये इब्न बतूता।
और मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में भारत आया था, ये इसका आगमन हुआ था। और सुल्तान द्वारा दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था इसे, इब्न बतूता को, और सुल्तान ने राजदूत बनाकर चीन भेजा था इसे, इब्न बतूता को। और किताब उल रेहाल की रचना इन्होंने की थी, इब्न बतूता ने ही। और अगला पॉइंट है सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण इसी के इब्न बतूता द्वारा बताया गया है। चलिए इसी क्रम में हम आगे देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करेंगे हम। तो ये दीवाने अमीर कोही की स्थापना किए थे इसने, और कृषि की उन्नति के लिए नया विभाग नियुक्त किया था। मुख्य कार्य क्या था इसका? कृषकों को यानी किसानों को प्रत्यक्ष सहायता प्रदान करना, अधिक से अधिक भूमि को कृषि कार्यों के अधीन लाना। और इसने राजधानी परिवर्तन की थी, तो सबसे महत्वपूर्ण प्रयोगों में से एक है दिल्ली से दौलताबाद इसने राजधानी परिवर्तन की थी। इब्न बतूता का कथन क्या है? दिल्ली के नागरिकों को दंड देना। और के.एम. निजामी का कथन क्या है? देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा। इन दोनों का अलग अलग कथन है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। और मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो प्रथम सुल्तान, ये हिंदुओं के त्यौहार यानी कि होली में भाग लिया था इसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। और गैर तुर्कों और भारतीय मुसलमानों को भी सरकार पदों पर नियुक्त किया था, ये सरकारी पदों पर। और वर्णी यानी कटु आलोचक कहा जाता है। और बदायूनी का कथन क्या है इसमें मोहम्मद बिन तुगलक के सापेक्ष में? ये सुल्तान को उसकी प्रजा और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिली। और मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर जो है दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक विद्वान एवं शिक्षित। और आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है सिक्का पर उत्कीर्ण शब्द क्या है? अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह, यानी कि किसे किसे कहते हैं? तो सुल्तान ईश्वर की छाया को इसे कहते हैं अल सुल्तान जिल्ली उल्लाह। और ईश्वर सुल्तान का समर्थक इसे माना जाता है। और स्वर्ण सिक्के इसने चलाई थी, जिसे दिनार कहते हैं। इब्न बतूता के अनुसार और बर्नी के अनुसार 5 योजनाएं, मुख्य योजना कौन कौन सी थी हम जानते हैं। दोआब में कर की वृद्धि, और देवगिरी राजधानी घोषित की थी, और सांकेतिक मुद्रा जारी किया गया था, और खुरासान पर आक्रमण किया गया था, और कराचिल अभियान जारी किया गया था। चलिए तो इसी क्रम में हम आगे देखते हैं। तो अगला है आपका अगला शासक फिरोज शाह तुगलक। तुगलक वंश का ही अगला शासक है फिरोज शाह तुगलक। तो ये रोजगार दफ्तर की हम बात करें तो इसमें पहले हम बात करेंगे अनुवाद विभाग में। तो संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद इसने कराया था फिरोज शाह तुगलक ने। और दीवाने खैरात यानी कि गरीब मुसलमान अनाथ स्त्रियों की आर्थिक सहायता किए थे इसने। विधवाओं और गरीब मुसलमान लड़कियों के विवाह की व्यवस्था इन्होंने कराई थी। और राज्यों के खर्च पर हज की व्यवस्था इसने कराई थी। और दीवाने बदगान किसे कहते हैं? तो दासों के देखभाल हेतु एक पृथक विभाग को हम दीवाने बगदाद के नाम से जानते हैं, बदगान के। और ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया गया था। और दिल्ली के समीप 1200 नए फलों के बाग लगाए गए थे। और अशोक के 2 स्तंभ को मेरठ एवं टोपरा यानी कि वर्तमान में जो है अम्बाला में है, दिल्ली से लाया गया था मेरठ और टोपरा स्तंभ। और आगे चलते हैं, हुक ए शर्ब किसे कहते हैं? तो ये सिंचाई कर लगने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान जो है इसे हक ए शर्ब। और शाही नहरों का पानी प्रयोग करने पर पैदावार का 1/10 भाग सरकार को देना होगा। और 5 बड़ी नहरों का निर्माण इसके द्वारा किया गया था, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही। और रोजगार दफ्तर की हम बात करें तो नियुक्ति के लिए एक दफ्तर बनाया गया था। और गुण एवं योग्यता की पूरी जांच पड़ताल की जाती थी, और अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देने का कार्य किया गया था इस फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और दाउल सफ़ा यानी कि खैराती अस्पताल की स्थापना की गई थी, इसे दाउल सफ़ा कहते हैं। और कुशल हकीम की उपलब्धता की गई थी। और लोक निर्माण विभाग की हम बात करें तो 309 नगरों का निर्माण किया गया था फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। और प्रमुख नगर की हम बात करें तो कौन कौन से नगर स्थापित किए गए थे? फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद, इसने ये नगर स्थापित किया था फिरोज शाह तुगलक ने। और बंगाल अभियान के द्वारा हम बता दें, पंडुआ का नाम फिरोजाबाद रखा इन्होंने, और इकदला का नाम आज़ादपुर रखा इन्होंने। और मुख्य वस्तुकार की बात करें तो मलिक गाजी शाहना, ये मुख्य वस्तुकार थे फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। तो चलिए इसी क्रम में हम आगे देखते हैं। ये नसीरुद्दीन महमूद की हम बात करेंगे। तुगलक वंश का ये अंतिम शासक था। और ये नसीरुद्दीन जो है महमूद
ख्वाजा जहाँ द्वारा जौनपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी ये। पंजाब का सूबेदार खिज्र खां स्वतंत्र था ये। और नुसरत शाह की चुनौती नसरुद्दीन मोहम्मद माना जाता है। और नसरुद्दीन महमूद जो है तैमूर का भारत पर आक्रमण हुआ था। और शहजाद की सल्तनत दिल्ली से पालम तक, इसके बारे में प्रसिद्ध कथन दिया गया था। और मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हुआ। और नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद ही तुगलक वंश का अंत हो गया था। और इसके बाद लोधी वंश का प्रारंभ हुआ था। तो इसमें हम कुछ तुगलक वंश में महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। 1398 ईस्वी में जो है कि तैमूर के आक्रमण के परिणाम स्वरूप दिल्ली सल्तनत एवं तुगलक वंश दोनों नष्ट हो गए थे। और 1413 ईस्वी में सरदारों द्वारा दौलत खां का दिल्ली के सुल्तान के रूप में चयन हुआ था। और खिज्र खां की बात करें तो दिल्ली के सुल्तान दौलत खां पर विजय प्राप्त हुआ था। और तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार खिज्र खां को माना गया था। और 1414 ईस्वी में दिल्ली पर अधिकार किया गया था ये खिज्र खां के द्वारा ही। और खिज्र खां के द्वारा ये सैयद वंश की स्थापना की गई थी। तो आगे चलते हैं हम ये लोधी वंश की बात करेंगे। तो 1451 ईस्वी में बहलोल लोधी की हम बात करें तो 1451 ईस्वी में लोधी वंश की स्थापना हुई। और अब बहलोल लोधी का जो है अन्य नाम क्या है तो बहलोल शाह गाजी। और ये जौनपुर सबसे महत्वपूर्ण विजय इसका जौनपुर था। और ये बहलोली सिक्कों का प्रचलन बहलोल लोधी ने कराया था। उत्तर भारत में अकबर से पूर्व विनिमय का मुख्य साधन इसने करवाया था। और मृत्यु से पहले तीसरे पुत्र निजाम खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था इसने बहलोल लोधी ने। और दरबार में हिंदू सरदार की बात करें तो कौन कौन से थे तो राय दद्दू, राय करण सिंह, राय प्रताप सिंह, राय नरसिंह और राय त्रिलोक चंद्र थे। इसने 5 दरबार में अपने दरबार में जो है कि 5 हिंदू सरदार को नियुक्त किया था ये। और इसके बाद आगे चलते हैं लोधी वंश। निजाम खां सिकंदर शाह, ये 17 जुलाई 1489 को सुल्तान बना निजाम खां सिकंदर शाह। और लोधी वंश का महानतम शासक इसे माना जाता है। 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की और राजधानी घोषित कर दी इन्होंने। और नाप का पैमाना गज सिकंदरी आरंभ किया था इसने निजाम खां ने। और फहंगे सिकंदरी यानी कि आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद करवाया था इसने। और लज्जत ए सिकंदर शाही यानी कि गायन विधि का ग्रंथ और शहनाई सुनने का शौकीन था ये। और गुलरुखी उपनाम से कविता लिखना शुरू किया ये। और अनाजों से ज़कात समाप्त किया। और इसी क्रम में अगला शासक है आपका इब्राहिम लोधी। 1518 ईस्वी में महाराणा सांगा से खलौती का युद्ध हुआ था। और इब्राहिम लोधी जो है कि परास्त हुआ यहाँ पे। और 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का जब प्रथम युद्ध हुआ तो बाबर के खिलाफ जब हुआ, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच, तो इब्राहिम लोधी की पराजय हुई और मृत्यु युद्ध भूमि में ही लड़ते लड़ते, ये पहला शासक है जो इब्राहिम लोधी, इसकी मृत्यु हो गई युद्ध में लड़ते लड़ते। और इसी क्रम में हम आगे देखते हैं अगला पॉइंट इब्राहिम लोधी के खिलाफ। ये फरिश्ता का कथन है इब्राहिम लोधी मृत्यु पर्यंत लड़ा और एक सैनिक की भांति मारा गया। निजामत उल्लाह यानी कि नआमत उल्लाह के अनुसार सुल्तान इब्राहिम के अतिरिक्त भारत का अन्य कोई सुल्तान युद्ध भूमि में नहीं मारा गया। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त हुआ इब्राहिम लोधी के बाद। और चलिए दोस्तों, तो बहुत ही अच्छा लगा होगा आप लोगों को ये वीडियो आज का। और यहाँ पे जो है कि इब्राहिम लोधी के बाद लोधी वंश का भी समाप्त हुआ। और आगे हमारा नेक्स्ट वीडियो बनेगा विजयनगर साम्राज्य। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। कल मिलते हैं हम लोग।